हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल CGPSC गोल्ड। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस टॉपिक से हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही है। तो चलिए हम इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। तो जो हमारा छत्तीसगढ़ है उसका प्राकृतिक विभाजन देखेंगे, और प्राकृतिक स्वरूप में अगर हमारे छत्तीसगढ़ को ही देखेंगे इंडिया के तर्ज में, भारत के तर्ज में, तो जो हमारा भारत के प्रायद्वीपीय पठार है उसके अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ आता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता है, तो जो होगा वो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत दक्कन जैव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो चलिए, छत्तीसगढ़ को 4 प्राकृतिक भाग में बांटा गया है। पहला है पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा है जशपुर सामरी पाट प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़ का मैदान, और चौथा है दंडकारण्य का पठार। इस तरह पूरे छत्तीसगढ़ को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो परसेंट वाइज देखेंगे तो सबसे बड़ा है छत्तीसगढ़ का मैदान। ये भी जमाने के लिए भी पूछ सकता है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन ना पूछकर हमको ऑब्जेक्टिव के साथ कूट के साथ पूछता है, या तो सही जोड़ी मिलान करके पूछता है, या तो क्रम से जमाने के लिए पूछता है। तो कभी ऐसा भी बढ़ते से घटते क्रम में या घटते से बढ़ते क्रम में प्राकृतिक प्रदेश को जमाने के लिए पूछ सकता है। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ का मैदान है, दूसरा है दंडकारण्य का पठार, उसके बाद जो तीसरा है वो है पूर्वी बघेलखंड का, और चौथा जो है जशपुर सामरी पाट प्रदेश। इस प्रकार 4 क्षेत्र में विभाजित है। तो जो छत्तीसगढ़ का है वो छत्तीसगढ़ का जो मैदान है वो लगभग पूरे छत्तीसगढ़ का आधा हिस्सा में फैला हुआ है, लगभग 50% में। जो दंडकारण्य का पठार है वो 28% में, और जो पूर्वी बघेलखंड का हिस्सा है वो है 16% में, और जो पाट प्रदेश है जशपुर सामरी पाट प्रदेश, इसके अंतर्गत सबसे बड़ा पाट प्रदेश आता है जशपुर पाट, वो 4%। इस तरह देखेंगे तो 4 क्षेत्र में विभाजित है। चलिए अब एक एक पाट प्रदेश को हम देखेंगे। तो जो हमारा पूर्वी बघेलखंड का पठार है, या इसको हम सरगुजा बेसिन भी बोल सकते हैं, यह प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित प्राकृतिक प्रदेश है। हाँ, ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित है, और बघेलखंड पठार का पूर्वी हिस्सा है, इसलिए पूर्वी बघेलखंड का पठार बोलते हैं। और इसके बारे में हम ये जान लें कि ये है विंध्याचल श्रेणी का हिस्सा है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, उसका हिस्सा हमारा पूर्वी बघेलखंड का पठार है। यह महानदी तंत्र और गंगा नदी अपवा तंत्र के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। तो इस प्राकृतिक प्रदेश के ऊपर में जो है गंगा अपवा तंत्र, और जो नीचे में है हमारे छत्तीसगढ़ में महानदी अपवा तंत्र का प्रवाह है। क्षेत्रफल में देखें तो 21,863 वर्ग किलोमीटर है, और जब प्रतिशत में इसका विस्तार देखते हैं तो 16.16% इसका क्षेत्र है। और इसका एरिया देखेंगे कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, उत्तर पश्चिम बलरामपुर में, और ये है पश्चिम सरगुजा में, और उत्तर कोरबा में। इतने क्षेत्र में यह क्षेत्र का विस्तार है। इसका भूगर्भिक बनावट देखेंगे तो गोंडवाना सेल समूह के अंतर्गत आता है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं गोंडवाना सेल समूह में जो खनिज मिलती है वो होता है कोयला। प्रमुख मात्रा में या प्रमुख रूप से जो गोंडवाना सेल में मिलती है वो है कोयला। तो हमारा जो पूर्वी बघेलखंड का हिस्सा है उसमें कोयला प्रमुख खनिज है उसकी। और इसकी जो ऊंची चोटी है पूर्वी बघेलखंड की, देवगढ़ है, इसकी हाइट है 1033 मीटर, कोरिया जिला में स्थित है।
और जो इसका ढाल है उत्तर की ओर है, अर्थात यहाँ से जो निकलने वाली नदियाँ हैं उत्तर की ओर बहती हैं और जाके सोन गंगा अपवाद तंत्र में मिल जाती हैं। एक दो नदियाँ अपवाद हैं जो महानदी अपवाद तंत्र में भाग लेती हैं और उसमें मिल जाती हैं। और इस प्राकृतिक प्रदेश का प्रमुख नदी देखेंगे तो हसदेव, बनास, गोपत, रिहन, कन्हार और बिजाल आदि हैं। इस तरह यहाँ की मिट्टी के बारे में देखें तो मिट्टी जो है लाल पीली मिट्टी प्रमुख है। तो चलिए अब सरगुजा बेसिन स्थल स्वरूप यहाँ पे और स्थलाकृति क्रिया क्या क्या है उसको देखेंगे। तो देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी है, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी है। इसके अंतर्गत कैमूर पर्वत श्रृंखला का भाग है। ये जो हमारा देवगढ़ की पहाड़ी है यहाँ पे है चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, ये जो है कैमूर पर्वत श्रृंखला का भाग है। इसी के अंतर्गत है देवगढ़ का सबसे ऊंची चोटी 1033। कैमूर पर्वत से हसदेव नदी का उद्गम हुआ है। कई में देवगढ़ की पहाड़ी से भी बोल सकते हैं, कैमूर पर्वत भी बोल सकते हैं, ये दोनों लेता है आंसर में। तो जो ऑप्शन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर लेना है हसदेव नदी के उद्गम के बारे में। उसके बाद सीतालेखनी की पहाड़ी है जो कि सूरजपुर में है। रामगढ़ की पहाड़ी है जिसका हिस्सा ज़्यादातर हिस्सा आता है सरगुजा में। सोहागपुर बेसिन है जो कि कोरिया में आता है, ये एक कोयला क्षेत्र है। और रिहन सिंगरौली बेसिन आता है जो कि सूरजपुर में है। उसके बाद कन्हार बेसिन है, कन्हार बेसिन आता है कन्हार नदी का बलरामपुर में। हसदेव रामपुर बेसिन आएगा, उसके बाद आएगा सरगुजा बेसिन। चलिए नदी बेसिन का देखेंगे। तो नदी बेसिन का देखें तो पूर्वी बघेलखंड पठार मूल रूप से गंगा नदी अपवाद तंत्र में शामिल है, क्योंकि इस भौतिक प्रदेश की नदियां जैसे बनास, गोपत, रिहन और कन्हार उत्तर से प्रभावित सोन नदी में अपना जल मिलाती हैं। तो इनका ढाल जो उत्तर की ओर है और ये नदियां जो हैं यहाँ से निकलकर उत्तर की ओर बहती हैं, सब उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं। सोन नदी एक अभिनति घाटी अर्थात दरार घाटी, भ्रंश घाटी बोलते हैं, में प्रवाहित होती है, जिसके दोनों ओर गोंडवाना युग की चट्टानें हैं। और आप सभी को बात पता है गोंडवाना युग की चट्टानें में प्रमुख खनिज क्या मिलता है? कोयला मिलता है। इस प्रदेश की दो नदियां हसदेव और मांड, जो कि अपने ढाल के विपरीत दिशा, इसका ढाल उत्तर की ओर है लेकिन ये अपने विपरीत दिशा नीचे की ओर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होते हुए महानदी में मिल जाती है, जो महानदी है उसमें मिल जाती है। तो दो अपवाद हैं इस बेसिन में। कन्हार बेसिन छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में है स्थित है। कन्हार नदी द्वारा इस बेसिन का निर्माण किया जाता है रामानुजगंज के बलरामपुर जिला क्षेत्र में। उसके बाद देखेंगे हम तो रिहन या सिंगरौली बेसिन बोलेंगे, ये भी उत्तरी सीमांत क्षेत्र में है और इसका जो बेसिन है वो सूरजपुर में है। भले ही रिहन नदी का जो उद्गम है वो सरगुजा से होता है, मतिरंगा की चोटी सरगुजा से, और जो इसका प्रवाह क्षेत्र है जो बेसिन है वो सूरजपुर में बनता है। और किस नदी द्वारा रिहन बेसिन बनाया जाता है बोलेंगे तो रिहन नदी के द्वारा। उसी तरह सरगुजा बेसिन के बारे में देखेंगे तो रिहन नदी द्वारा ये भी बनाया जाता है, सरगुजा में दक्षिण पूर्व में विस्तृत है। और इसमें जो सरगुजा बेसिन में प्रमुख पहाड़ियाँ आती हैं, रामगढ़ की पहाड़ी है जो कि सरगुजा बेसिन में स्थित है। सरगुजा बेसिन पूर्वी बघेलखंड के पठार का मध्यवर्ती उच्च मैदान है।
तो सरगुजा बेसिन जो है एक मैदान है, और मैदान जिसकी हाइट होती है समुद्र तल से 0 से 300 मीटर की हाइट होती है, उसको हम बोल सकते हैं मैदान। नदियों के द्वारा लगातार अपर्दन से पहाड़ी, घाटी और इस पर का निर्माण करती है। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसको याद रखिए। नदियों के द्वारा लगातार अपर्दन से पहाड़ी का, घाटी का व इस पर बोलते हैं, इस पर का निर्माण किया जाता है, निर्माण हुआ है। ये देखिए सरगुजा जिला है, यहाँ पे है छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी, जहाँ से रिहंद नदी का उद्गम हुआ है। सरगुजा से बहते हुए सूरजपुर से होते हुए ये उत्तर प्रदेश में एक गोविंद वल्लभ पंत जलाशय जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसमें जाके मिल जाती है। और ये क्वेश्चन CGPSC में पूछ चुका है कि रिहंद नदी जाके उत्तर प्रदेश में कौन सा जलाशय का निर्माण करती है। तो जो जलाशय का निर्माण करती है उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत जलाशय। इस तरह हम देखेंगे हसदेव रामपुर का बेसिन देखेंगे। इसकी स्थिति है छत्तीसगढ़ में उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में। इसका क्षेत्र विस्तार देखेंगे तो दक्षिण मनेन्द्रगढ़ खड़गवां तहसील, पूर्वी पेंड्रा तहसील जो कि गौरेला पेंड्रा मरवाही वाला जिला है, उत्तरी कटघोरा जो कि कोरबा जिला के अंतर्गत आता है। और जो इस बेसिन का जो निर्माण करता है वो कौन सा नदी है, तो हसदेव नदी है। और इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जलप्रपात की श्रृंखला है, बृहद जलप्रपात श्रृंखलाबद्ध है, मतलब बहुत सारे जलप्रपात मिलते हैं इस बेसिन के अंतर्गत। तो चलिए अब देखते हैं हम रामपुर वाला बेसिन, हसदेव रामपुर बेसिन। ये देखिए हसदेव रामपुर बेसिन है, ये इधर कोरबा जिला है, इधर कोरेला पेंड्रा मरवाही, इधर कोरिया जिला है, और इधर है मनेन्द्रगढ़ वाला। अब आया हमारा कैमूर पर्वत श्रृंखला का भाग है जो कि मनेन्द्रगढ़ एवं कोरिया में फैला हुआ है, और ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी का पूर्वी विस्तार है। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी को देखेंगे तो उत्तर में भाग है, जिसकी औसत ऊंचाई है 600 से 1000 मीटर है, और इसी के अंतर्गत आता है जो ऊंची चोटी है देवगढ़, जिसकी हाइट है 1033 मीटर कोरिया में। इसका विस्तार मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर जिले में है। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च चोटी है। देवगढ़ की पहाड़ी उत्तरी भाग बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। उत्तर में देखें तो सबसे अधिक जो वर्षा वाला क्षेत्र है वो कौन सा है, देवगढ़ की पहाड़ी का उत्तरी भाग। कोरिया जिले के भरतपुर तहसील में जो मांसटोली की पहाड़ी है, कोरिया जिले के भरतपुर तहसील में है मांसटोली की पहाड़ी, वहाँ से बनास नदी का उद्गम हुआ है। और इसी पहाड़ी के श्रृंखला के अंतर्गत मनेन्द्रगढ़, जनकपुर, बैकुंठपुर, उत्तरी सूरजपुर, प्रतापपुर, उत्तरी अंबिकापुर, दक्षिणी रामानुजगंज के क्षेत्र शामिल हैं। उसके बाद देखेंगे रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी जो कि जिसका विस्तार है सरगुजा जिला में, और नदी तट किस नदी के तट पर स्थित है, तो रिहंद नदी के तट पर स्थित है। और इसके जो खोज करता है इसको पूछा जाता है कर्नल आउस्ले है। रामगढ़ की पहाड़ी को सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तारित भाग माना जाता है, और जो देवगढ़ की पहाड़ी है उसको विंध्याचल श्रेणी का भाग माना जाता है, क्योंकि रामगढ़ की पहाड़ी क्षेत्र की वनस्पतियां सतपुड़ा के अंतर्गत शामिल हैं। और इसी रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में
कुछ जानकारी देखते हैं। तो महाकवि कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी, रामगढ़ की पहाड़ी में ही की थी। और मेघदूतम का जो छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किया गया था उसको मुकुटधर पांडे के द्वारा किया गया था। जो हमारे छत्तीसगढ़ के साहित्यकार हैं मुकुटधर पांडे जी, उनके द्वारा छत्तीसगढ़ी भाषा में मेघदूतम की अनुवाद किया गया था। अब जो रामगढ़ की पहाड़ी में वो है प्रमुख गुफाएं हैं सीता बेंगरा, जोगी मारा और हाथी पोल की गुफा, और एक आता है लक्ष्मण बेंगरा की गुफा। तो जो सीता बेंगरा की गुफा है उसके बारे में देखें तो विश्व का सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला मानी जाती है। सीता बेंगरा को सरगुजा की अजंता भी कहा जाता है। भरत मुनि ने 200 ईसा पूर्व नाट्य शास्त्र की रचना की थी इसी सीता बेंगरा की गुफा में। यहाँ आषाढ़ माह में होने वाले सांस्कृतिक आयोजन का वर्णन कालिदास जी के द्वारा किया गया है। तो ये हमारा सीता बेंगरा इम्पोर्टेंट गुफा है, इसके बारे में हमें याद रखना है। उसके बाद आता है जोगी मारा की गुफा। तो जो ये हमारा जोगी मारा की गुफा है यह मौर्यकालीन गुफा है। इस मौर्यकालीन गुफा से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है उसको देखते हैं। तो बनारस के जो नर्तक थे देवदत्त और देवदासी थी नित्यांगना थी सुतनुका, दोनों की प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है। और मौर्यकालीन सम्राट जो थे अशोक, उनके लेख प्राप्त हुए हैं इसी जोगी मारा की गुफा में, जिसकी भाषा थी पाली और जो लिपि था वो ब्राह्मी लिपि था। इस तरह हाथी पोल गुफा को देखें तो इसे सीता कुंड भी कहा जाता है। और जो लक्ष्मण बेंगरा की गुफा है यहीं पे रामगढ़ की पहाड़ी में, तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे वनवास काल के दौरान लक्ष्मण जी रहते थे। और एक पहाड़ी है ये सीता लेखनी, जो कि कुदरगढ़ की पहाड़ी के अंतर्गत आता है। सीता लेखनी की पहाड़ी है, इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सूरजपुर में स्थित है। यहाँ ये जो एक मंदिर है, प्रमुख मंदिर है बागेश्वरी मंदिर या कुदरगढ़ मंदिर बोलेंगे। यहाँ पे रामनवमी के अवसर पर मेला लगता है। और वनवास काल में माता सीता ने कुदरगढ़ की पहाड़ी पर कुछ लिखा था, इसलिए इसे सीता लेखनी कहा जाता है। तो इस तरह हमारा जो पूर्वी बघेलखंड का हिस्सा था उसको हम कंप्लीट कर लिए, और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको बताया गया है, उसको आप याद रखिए। हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बनता ही है, तो आपको हमेशा के लिए अच्छे से इसको याद करके रखना है, बार बार रिवाइज करना है। आपको 10 जगह के कंटेंट नहीं पढ़ना है, आपको 10 बुक नहीं पढ़ना है। आप एक बुक को 10 बार पढ़िए, उससे आप ज़्यादा फायदेमंद आपको होगा। आप उसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे और उसको आप हर एग्ज़ाम में अच्छा से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इस ट्रिक को आप अपना के देखिए। 10 बुक को एक बार पढ़ के देखिए और एक बुक को 10 बार पढ़ के देखिए। आप देखना उसमें कौन सा बुक आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, किसका ज़्यादा याद आएगा, किससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा और किससे नहीं बनेगा। तो आपको भ्रमित होने से बचना है और सटीक ज्ञान से एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। इसलिए एक चीज़ को बार बार पढ़ें, चाहे आप किसी भी चीज़ को फॉलो करें, कोई भी बुक करें या कोई भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, जिस भी चीज़ को कर रहे हैं आप उसी को बार बार रिवाइज़ कीजिए, जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।